आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर टू का ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का ये चैप्टर 3 देखिए भौगोलिक खोज था। तो भौगोलिक खोज का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पहले चैप्टर 2 तक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिया गया है, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चैप्टर कंप्लीट करवा कर सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और ये चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया, अच्छा तरह से पढ़ा दिए। अगर नहीं देखा आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का वहाँ से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग 1 यानी 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करवा दिया गया। अब ये भाग 2 है, तो भाग 1 भी आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का वहाँ से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें जितना भी हम क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए ये क्वेश्चन तो करवाएंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो आपको कमेंट में लिखकर उसका आंसर देना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जापान का खोज किसने किया था? जो जापान था, जापान का खोज, देखिए जापान ये चाइना का पड़ोसी देश है। चीन का, देखिए हम लोगों का पड़ोसी, जो भारत का पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी वो चीन है, और चीन का पड़ोसी कौन है? जापान। तो जापान का खोज किसने किया था? स्पेन के व्यापारी, पुर्तगाल के व्यापारी, चीन के व्यापारी या अंग्रेज? तो देखिए ये पुर्तगाली व्यापारी ही हर जगह घूम रहे थे और पुर्तगाली व्यापारियों ने ही जापान का खोज किया था, ध्यान रखिएगा। और एक बात देखिए, जापान का खोज ये बाद में हुआ, चीन और भारत के बाद जापान का खोज हुआ। देखिए जापान का खोज इसलिए नहीं हो रहा था या वहाँ से लोगों को जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अधिकतर मात्रा में जो संपदा होता है, जो खनिज संपदा, वो कुछ नहीं है। वहाँ पर मात्र 17% ही, 17% कुल भूमि का 17% खेती योग्य, बाकी सब पहाड़, नदी, झरना है। इसीलिए जापान में ज़्यादा कोई व्यापारी जा नहीं रहते या कुछ कर नहीं रहते, इसीलिए जापान का खोज बाद में हुआ। और देखिए यहाँ पर समझते हैं, देखिए ये यहाँ पर देखिए मिलेगा, यहाँ पर जापान, ये जापान आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए जापान है, ये वाला छोटा सा जापान। ये साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है, आपको पता है। ये उत्तरी कोरिया, ये दक्षिणी कोरिया, ये चीन हो गया और ये जापान हो गया। तो जापान में मात्र 17% ही भूमि ऐसा है जहां पर खेती किया जा सकता है। तो क्या हुआ, ये यहाँ पर जब पुर्तगाली पहुंचे और पुर्तगाली के बाद जब अंग्रेज पहुंचे, तो अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना व्यापार बढ़ाना शुरू किया। कहाँ पर? जापान में। और जापान में व्यापार बढ़ाना शुरू किया, ये किया तो यहाँ के जो सम्राट थे उन्होंने अंग्रेजों से अग्नि अस्त्र खरीद लिया। अग्नि अस्त्र का मतलब जो गोला बारूद होता है, और नाव पर एक अग्नि अस्त्र था जो तोप की तरह होता था। कोई भी मान लीजिए समुद्री लुटेरा से बचाव के लिए नाव पर रहता था, तो यहाँ के जो सम्राट थे उन्होंने अग्नि अस्त्र खरीद लिया। और साथ में ही अंग्रेजों से थोड़ा बहुत गोला बारूद बनाने के बारे में यहाँ का स्थानीय लोग सीख गए, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई व्यापार नहीं था। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र बन गया गोला बारूद के मामले में। जापान सीख कर, अंग्रेजों से ही सीख कर, और यही क्योंकि इनके पास कोई संपदा थी नहीं, खनिज संपदा, तो बेचेंगे क्या? और जहाँ तक खेती का सवाल है, खेती कहाँ करेंगे? मात्र 17% यहाँ पर खेती योग्य भूमि है, और पहाड़ों में भी लोहा भी नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, बम और बारूद बनाना सीख लिया, जिसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या बन गया उस समय? जापान का। ये व्यापार जो करते थे, बम बारूद और गोला का व्यापार करने लगे, जो युद्धों में उस समय काम आता था, ध्यान रखिएगा। यही जापानी लोग ऐसे होते हैं कि उसी से, किससे? अंग्रेजों से सीख कर और उन्हीं को बेचने लगे। अब वो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कैरोलिंगियन ज्ञान नहीं, कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? ज्ञान नहीं होगा यहाँ पर। कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? नेपोलियन, सरलमा, जूलियस सीजर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सरलमा था, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? बताइए तो किस वर्ग के फायदा हुआ होगा सबसे अधिक? शासक वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, सैनिक वर्ग को या कृषक वर्ग को? तो ये सबसे अधिक ऐसे ही पता है, व्यापारी वर्ग को। खोज व्यापारी ही कर रहे थे। क्यों खोज क्यों कर रहे थे? व्यापार करने के लिए। अगर व्यापार नहीं होता तो क्या अन्य देशों का खोज होता? कोई भी देश का खोज होता? समुद्री मार्ग का खोज होता? नहीं होता। चलिए यहाँ पर थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे अधिक व्यापारियों को फायदा हुआ, इसमें देखिए पुर्तगाल और स्पेन, यहाँ पर देखिए पुर्तगाल और स्पेन दोनों हैं। पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारी सबसे अधिक मतलब सबसे आगे थे। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु को खोज किए। फिर इटली का एगो था, कौन था? कोलंबस। ये स्पेन की जो महारानी थी इसाबेला, उसकी सहायता से कहाँ पर पहुँच गया? इधर। उसकी सहायता से खोज करने के लिए निकला था भारत का, तो पहुँच गया नई दुनिया, अमेरिका में पहुँच गया। यहाँ पर अमेरिका का खोज किया। फिर पुर्तगाली नाविक दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तो होते हुए वास्को डी गामा कहाँ पर पहुँच गया? भारत में पहुँच गया। तो ये सबसे अधिक, और खोज होने से किसका सबसे अधिक फायदा हुआ? व्यापारियों को। अब जब देखे कि पुर्तगाल, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है। यहाँ पर देखिए, ये जो पुर्तगाल है, स्पेन है,
नज़दीक में यहाँ पर फ्रेंच यानी कि फ्रांस है, और यूके यानी कि इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड वालों ने जब देखा कि नए नए देशों का खोज हुआ तो ये टूट पड़े इधर अमेरिका की तरफ, ये दक्षिण अफ्रीका, यहाँ सोना चांदी उठा उठा सब लेकर जाने लगे। व्यापार कम है, सस्ता भाव में सब खरीद खरीद कर सामान यहाँ से अपना सामान कुछ बना कर लेके जाते थे, और सस्ता भाव में इन लोगों का सामान खरीद कर यूरोप के बाजारों में बेचने लगे, और अपना सामान जो होता था महंगा में बेचते थे। और फिर उसके बाद कहाँ पर ये अंग्रेज आ गए, भारत में आए थे। तो सबसे अधिक जो फायदा हुआ था वो किसको हुआ था, व्यापारी वर्ग का। तो इसके आंसर हो जाएगा व्यापारी वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था। जो मार्टिन लूथर था वो कहाँ का रहने वाला, इटली, जर्मनी, फ्रांस या डी पुर्तगाल। तो ये जर्मनी का रहने वाला था, मार्टिन लूथर जर्मनी का रहने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्य आंतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी, विक्लिफ, मार्टिन लूथर, जूलियस सीजर, डी इनमें से कोई नहीं। विक्लिफ ने की थी, ध्यान रखिएगा, विक्लिफ ने द्रव्यमांतरण के सिद्धांत की आलोचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राजील की खोज किसने किया था, ब्राजील जो है, ब्राजील का खोज किसने किया था। आपको कमेंट में लिखकर एक बात बताना है कि ब्राजील में एक सबसे बड़ा जंगल है, उस जंगल का क्या नाम है। ब्राजील में एक सबसे बड़ा जंगल है, उस जंगल का क्या नाम है, जिसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो उस जंगल का क्या नाम है ये बताना है। ब्राजील का खोज किसने किया था, कोलंबस, क्रैबाल, वास्को डी गामा या डी इनमें से कोई नहीं। तो कैब्राल ने किया था, ध्यान रखिए, कैब्राल ने किया था ये ब्राजील का खोज। कैब्राल ने, देखिए केब्राल ऐसे भी कभी कभी लिखा हुआ आ जाएगा, केब्राल ऐसे भी लिखा जाएगा, कैब्राल भी आता है, ध्यान रखिए, कैब्राल भी आता है, केब्राल भी आता है, ये दोनों आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये अधिकतर तो यही वाला आता है, ये वाला लिखा हुआ आपको आ जाएगा, कैब्राल आ जाएगा। तो ये ब्राजील का खोज कैब्राल किया था। देखिए ध्यान से इधर थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं। देखिए यही ब्राजील है, ये ब्राजील है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जंगल है, तो इस जंगल का नाम आपको बताना है ये कौन सा जंगल है। अब पुर्तगाल के एक शासक था जिसने, आपको कमेंट में लिखकर ये भी बताइए, तो ब्राजील में बताना है ये जंगल कौन सा जंगल है। और यहाँ पर बताना है कि ये पुर्तगाल का एक शासक था जिसने नाविकों के लिए स्कूल ओपन करवाया था। उस शासक का क्या नाम था, पुर्तगाल का एक शासक था जिसने नाविकों के लिए एक स्कूल ओपन करवाया था। और आपको कमेंट में लिखकर एक और बात बताना है, तुर्की तो आपको पता ही है, तुर्की ने किस पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया, कौन से जगह पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण एशिया और यूरोप का व्यापार जो है वो बाधित हो गया। यानी एशिया और यूरोप का व्यापार अब स्थल मार्ग से ना होकर इन लोगों को भौगोलिक खोज करना पड़ा समुद्री रास्ता का। तुर्कों ने किस पर आक्रमण किया था और कब। यानी कि पहला क्वेश्चन ये है कि ब्राजील वाला बताना है आपको कि ब्राजील में कौन सा जंगल है। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर पुर्तगाल के कौन से राजा ने स्कूल ओपन करवाया था, किसके लिए, नाविकों के लिए। तीसरा क्वेश्चन ये बताना है कि तुर्कों ने किस जगह पर, किस पर आक्रमण करके ये भारत नहीं, ये एशिया, हम मान सकते हैं भारत, एशिया और यूरोप का जो व्यापार है वो बाधित हो गया था, उसी के कारण तुर्कों का अधिकार हो गया था। इसलिए कौन सी जगह पर और कब, ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखकर कमेंट में जरूर बताना। और ये भी बताना है कि ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था, ऑस्ट्रेलिया का खोज भी बताना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब्दुल माजिद कहाँ का व्यापारी था, बंगाल, केरल, गुजरात, डी में से कोई नहीं। देखिए अब्दुल माजिद का तो ऐसा आता है भारत, नेपाल, भारत रहेगा, नेपाल रहेगा, श्रीलंका रहेगा या अमेरिका रहेगा। अब इसमें राज्य अगर पूछ देगा तो कौन से राज्य का था अब्दुल माजिद, जो कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर किससे मिला हुआ था। ये इधर से आया था वास्को डी गामा और यहीं पर ये मिल गया दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर। अब्दुल माजिद ने बताया था कि देखो इधर चले जाओ भारत है। तो ये कौन सा राज्य का था, ये गुजरात का था, ध्यान रखिएगा। अब्दुल माजिद कहाँ का था, गुजरात का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इसाबेला कहाँ की महारानी थी, ब्राजील की, स्पेन की, अमेरिका की या भारत की। तो इसाबेला जो महारानी थी वो स्पेन की महारानी थी। इन्हीं की सहायता से कोलंबस जो था, कोलंबस अमेरिका पहुंचा था। ये बहुत सहायता करती थी व्यापारियों को, जो नाविकों को नए नए देशों के खोज करने में। चलिए तो ये यहाँ पर आपको स्पेन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला स्पेन है, ध्यान रखिएगा, ये स्पेन है, ये इसके आगे थोड़ा सा पुर्तगाल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा, सोना, चांदी, तांबा,
पीतल। तो ये चांदी पर निर्भर रहा। अब चांदी पर 80 वर्षों तक कैसे निर्भर रहा, क्या हुआ, चलिए समझते हैं, यहाँ पर मैप समझते हैं। जैसे ही नए नए देशों का खोज हुआ ना, ये सब टूट पड़े इधर अमेरिका की तरफ और दक्षिण अफ्रीका की तरफ, बस अभी भारत की तरफ नहीं ये लोग आए थे। ये जितने भी थे, ये स्पेन वाले, पुर्तगाल वाले, खासकर इंग्लैंड वाले, ये सब इधर टूट पड़े और अमेरिका से सोना और चांदी की जो मुद्राएं हैं उठा के लेकर जाने लगे कि फेंका हुआ था इसलिए नहीं उठा कर लेकर जाने लगे, अपने यहाँ से सामान बना कर लेकर जाते थे और यहाँ पर देखिए अपना सामान महंगा भाव पर बेचते थे और इनके मुद्राएं सस्ते दामों में इधर से लेकर जाते थे। और जितने भी यहाँ की चांदी थी यहाँ पर और दक्षिण अफ्रीका में जो चांदी था, ये अधिकतर चांदी की मुद्राएं उठाकर लेकर चले गए, जिसके कारण 80 वर्षों तक ये मुद्राएं यहाँ पर चलता रहा। 80 वर्षों तक इनकी अर्थव्यवस्था जो थी पूरे यूरोप की चांदी की मुद्राएं पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पलवत की मुद्राओं की कमी थी और साथ में ये मुद्राओं की कमी को पूर्ति करने के लिए अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका से ये सारी मुद्राएं उठा लिए थे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? पेरिस, लंदन, रोम या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये रोम में ही होगा। रोम में ही रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र था। रोम किस देश में है ये आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना, किस देश की राजधानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रोम जो है वो किस देश की राजधानी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें अभी और भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब समझ में आ गया होगा।